दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, हम लोग हिंदी मीडियम का जो भूगोल है इसमें पार्ट 7 की स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमारे 2 लेक्चर्स पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप सभी लोगों ने उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। अभी ये हमारा कौन सा लेक्चर है, तो ये है लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, मिट्टी के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था। अलग अलग प्रकार की जो मृदा होती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, जैसे कि खुरदरी मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, तटीय कांप की मृदा और अपरिपक्व मृदा, ठीक है। तो ये मृदा के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारे टॉपिक्स रहेंगे। देखो, एक तो हम ये देखेंगे मृदा क्षरण और अवनति, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मृदा का संवर्धन। ओके, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो देखते हैं एक एक करके। देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों मृदा का क्षरण, यानी मृदा क्षरण होता क्या है। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। वायु एवं जल की वजह से मृदा की परत बह जाती है, अर्थात मृदा का क्षरण होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, मृदा है, ठीक है। अब हवा बह रही है, सुनना एकदम ध्यान से। क्या हुआ, हवा बहते जा रही है, बहते जा रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के सीजन में, अगर आप सभी लोग गांव जाते होंगे, जैसे यहाँ पर तो क्या होता है, रोड रहता है। अब रोड पे रहता है गिट्टी वगैरह, वहां पे तो मिट्टी रहती नहीं है कि मिट्टी हमें उड़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप गांव में जाकर के देखोगे ना, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसा देखने के लिए मिलेगा प्यारे बच्चों, तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से पूरा ऐसे परती भूमि रहेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मिट्टी है, तो जब हवा बहेगी तो क्या होगा, ये जो मिट्टी है ना, वो धूल मिट्टी उड़ करके दूसरे जगह पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, जैसे हवा बहते जा रही है, बहते जा रही है, तो देखो मिट्टी को ना दूसरे जगह पे उठा करके लेकर के वो चली जाएगी, है ना, क्योंकि हवा के साथ वो आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसी को कहा जाता है मृदा का क्षरण होना। यानी मृदा वहां से दूसरी जगह पर चली गई, ठीक है। यहाँ पे मृदा अब है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से देखो, ये तो हवा के कारण मृदा का क्षरण हुआ। अब देखो पानी के वजह से मृदा का क्षरण कैसे होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब है क्या, तो ये सब मिट्टी ही था। देखो पहले ये पूरा मिट्टी कैसा था प्यारे बच्चों, पूरा यहाँ पे पूरी मिट्टी भरी हुई थी। लेकिन हुआ क्या, मान लीजिए बारिश आई, ठीक है। बारिश जब जोर जोर की ये भूमि पर पड़ी, तो बारिश के कारण क्या हुआ कि ये जो मिट्टी थी ना यहाँ की, वो बह करके नीचे चली गई। यहाँ पे मिट्टी हुआ करती थी, लेकिन बारिश के कारण बहुत जोर जोर की बारिश हुई और यहाँ पे जो मिट्टी जमा हुई थी वो सब के सब बह करके नीचे चले गए। तो इसको भी आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, मृदा का क्षरण। यानी जब मृदा क्या होता है, जब बह करके चली जाती है हवा के कारण और पानी के कारण, तो इसी को कहा जाता है मृदा का क्षरण। ठीक है जी, बात समझ में आई आप लोगों को। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, और बहता जल जलवायु तथा प्राकृतिक रचना की विविधता के कारण मृदा का क्षरण होता है। यानी जो मृदा का क्षरण है ना, वो किन किन कारण होता है, तो पहली बात तो ये है बहता जल। जैसे मैंने आपको बताया, जल बह रहा है और मिट्टी वहां पे है, तो मिट्टी को वो बहा करके लेकर के चला जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, एक नदी है। लो जी, एक नदी है, ठीक है। अब इसके किनारे पे क्या रहेगा, मिट्टी। तो जब नदियां धीरे धीरे करके यहाँ पे रहेंगी, है ना, तो होगा क्या, मिट्टी जो है वो धीरे धीरे करके गल जाता है ना, तो मिट्टी टूट टूट करके ये नदी के जल में बहती जाएगी, बहती जाएगी, ठीक है। मान लीजिए अभी यहाँ पर इसका तट दिखाई दे रहा था, लेकिन जब यहाँ पे मिट्टी बहती गई बराबर, तो अब इसका तट यहाँ पर आ जाएगा। यानी धीरे धीरे करके मिट्टी जो है वो कट कट करके वो पानी में गिरती जाएगी। तो इसको हम लोग मृदा का क्षरण बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहते जल के कारण ऐसा होता है, जलवायु के कारण भी होता है, और प्राकृतिक रचना मतलब वो पर्टिकुलर क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना कैसी है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था, ये देखो भाई, इसकी प्राकृतिक संरचना कैसी है, ऐसी, ये पूरा परती भूमि है, ठीक है। अब यहाँ पे हवा बहेगी तो ये इसको बहा करके लेकर के चला जाएगा, हवा के साथ तो वो चला ही जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो मृदा का क्षरण है वो हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है जी। जिस प्रकार मृदा का क्षरण होता है, वैसे ही कुछ कारणों से मृदा की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। इसी को मृदा की अवनति होना कहा जाता है। देखो बच्चों, मृदा क्षरण तो आप लोगों ने समझ लिया। अभी ये अवनति क्या है, मृदा की अवनति मतलब क्या, तो देखो जैसे हमने देखा ना कि क्या होता है, मृदा का क्षरण होता है, ठीक उसी प्रकार से मृदा की जो गुणवत्ता है ना, इसके भी कुछ कारण है, अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता है, यानी कि जो उसकी क्वालिटी है वो कम होती जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है, मृदा की अवनति कहा जाता है। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि मृदा की अवनति किसको कहा जाता है, तो आप बताना कि जब मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, मृदा की अवनति कहते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि मृदा का क्षरण किसको कहा जाता है, तो आप बताना कि वायु और
जल की वजह से जो मृदा की परत है, जो ऊपरी परत है, वो बह जाती है, और बहने के कारण मतलब ये जो परत बह करके जा रही है, इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, मृदा का क्षरण होना कहते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। चलो यहाँ पे कुछ और बातें करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, देखो कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, खेतों में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, तृणनाशकों का उपयोग किया जाता है। अब आप सोचेंगे ये कीटनाशक क्या है, तृणनाशक क्या है, तो आज मैं बताती हूँ। देखो कीट मतलब आप जानते हो ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो, ठीक है, तो जो भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं हमारे खेतों में, उनको मारने के लिए क्या किया जाता है, जो केमिकल वाली दवाइयां आती हैं, कीटनाशक आते हैं, उनका उपयोग किया जाता है खेतों में। ठीक है, और दूसरी चीज देखिएगा तृणनाशकों, जैसे कोई एक्स्ट्रा खरपतवार अगर हमारे खेतों में उग गई है, अब उनको हटाना है। पहले के लोग क्या किया करते थे, अपने हाथों से एक एक की निराई करके उसको बाहर निकालते थे, जो भी खरपतवार उगाता था। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे सब लोग क्या करते हैं, जो तृणनाशक होते हैं ना, यानी कि जो खरपतवार को खत्म कर दे वैसे वो उसके अंदर रासायनिक जो चीजें हैं वो डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं। ठीक है, तो तृणनाशक मतलब जो खरपतवार एक्स्ट्रा उगाए हैं उनको नष्ट करने वाला, और कीटनाशक मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खत्म करे। तो इनका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। क्यों किया जाता है, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, ताकि हमें अधिक उत्पादन प्राप्त हो पाए, है ना। तो देखो फसलों में उर्वरकों और खादों का अति उपयोग करने से क्या होता है, मृदा की अवनति होती है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि मृदा का क्षरण किसके कारण होता है, तो जलवायु, फिर बहता जल, हवा के कारण उसका क्षरण होता है। ठीक उसी प्रकार से मृदा की अवनति किन कारणों से होती है, तो जब हम ये रासायनिक चीजों का यूज करते हैं ना अपने खेतों में, ठीक है, डाल देते हैं कीटनाशक वगैरह, तो इसके कारण क्या होता है, मृदा की अवनति यानी कि जो मृदा की क्वालिटी है ना वो कम हो जाती है। क्यों कम होती है, मान लीजिए अगर आप कीटनाशक जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर रासायनिक मिला हुआ है, मतलब केमिकल्स हैं, और केमिकल्स हमारी भूमि के लिए, हमारी मिट्टी के लिए हानिकारक ही होते हैं हमेशा से। ठीक है ना, इसीलिए मृदा की अवनति होती है, बराबर। और मृदा की अवनति के और भी कारण है। कौन कौन से कारण हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं फटाफट से। तो देखो भैया, ये है कि अति जल सिंचाई से क्या होता है, भूमि के क्षार जो है वो ऊपर आ जाते हैं, भूमि लवण युक्त हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है बताना जरा। देखो जब हम बहुत सारा सिंचाई कर देंगे, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा हमारे घर पे जो पौधे वगैरह होते हैं, वैसे तो यहाँ पे उतना कुछ मतलब ऐसे गमले में आप क्या लगाओगे, लेकिन आप गांव वगैरह में जाते होंगे तो देखते होंगे, देखो आपने सुना भी होगा कि जब बहुत ज्यादा पानी भर जाता है ना हमारे खेतों के अंदर, देखो खेतों में जब सिंचाई की जाती है ना तो वहां पे उसका जो पानी है ना, मतलब बहुत ज्यादा पानी भी नहीं डालेंगे और बहुत बहुत कम पानी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि दोनों में नुकसान है। आपको मीडियम, मतलब जिस फसल को जितना पानी चाहिए आपको उतना डालना पड़ेगा, तभी जाके वो फसल अच्छे से ग्रो कर पाएगी। अगर आपने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, यानी काफी ज्यादा उसकी सिंचाई कर दी उस भूमि की, तो होगा क्या, देखिएगा भूमि में जो क्षार रहेगा यानी जो नमक रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, और जो आपकी भूमि है वो कैसी हो जाएगी, लवण युक्त यानी कि नमक युक्त हो जाएगी, नमकीन जैसी हो जाएगी। ठीक है, और रासायनिक द्रव्यों के अति उपयोग के कारण यह द्रव्य मिट्टी में वर्षों तक ही बने रहते हैं। इससे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने का खतरा होता है, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती जाती है और वनस्पतियों को मिट्टी से आवश्यक पोषक द्रव्य नहीं मिल पाते हैं। सुनो बच्चों, क्या बताया गया है, पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी कि भूमि आपकी लवण युक्त हो जाएगी। अब दूसरी चीज देखिएगा, जब हम रासायनिक द्रव्यों का यूज करते हैं, बराबर, तो देखो रासायनिक द्रव्य तो हमने अपने खेतों में डाल दिया, अब उसको कोई निकालेगा थोड़े ना, वो तो कई सालों तक ऐसे ही उसके अंदर बना रहेगा, खेतों में वैसे ही बना रहेगा, जिसके कारण क्या होता है कि जो मिट्टी में उपस्थित जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। वहां पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो, है ना, उनके खतरा, क्योंकि अगर आप डालोगे, देखो जैसे आप कीड़ों को मारने के लिए वो दवाई डाल रहे हो तो कीड़े तो मरेंगे, लेकिन जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है, जो कीड़े हैं जो आपके लिए यूजफुल है, वो भी तो मर जाएंगे ना, बराबर। और देखो क्या होगा, यहाँ पर जो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा है वो भी क्या होती जाती है प्यारे बच्चों, कम होती जाती है, और इसके कारण वनस्पतियों को जो मिट्टी से आवश्यक पोषक द्रव्य मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, समझ रहे हो। और मृदा का जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू आप सभी लोग जानते होंगे, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पीएच वैल्यू इस प्रकार से हम लोग नापते हैं, 1 से लेकर के पूरा यहाँ पे 7 तक होता है, ठीक है ना। तो मृदा के पीएच वैल्यू घटने पर क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि मृदा की क्या होती है, अवनति होती है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि मृदा की अवनति कब होती है, तो आप बताना कि मृदा में जो पीएच वैल्यू है वो घटने से मृदा की अवनति होती है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। लो जी बच्चों, देख लो मृदा की अवनति हो गई है, ये देखो कैसे भूमि में दरारें पड़ गई हैं, देख रहे हो कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही होता है, इसीलिए भाई मतलब जो मिट्टी है ना उसका बड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही फसल नहीं
नहीं उग पाती है बहुत अच्छे से, किसान लोग उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, तब जाके हमें अनाज मिल पाता है खाने के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं आप लोगों को मेरे घर का ही एग्जाम्पल बताती हूँ, सुनो ना। मेरी मम्मी, मतलब हमारे घर पे क्या हुआ है कि हमारे घर पे कुछ पौधे लगे हुए हैं जैसे फूल वगैरह के, ठीक है। तो मेरी मम्मी जब थी तो प्रॉपरली उनको पानी दिया करती थी। अभी मेरी जो मतलब मम्मी है, अभी वो गांव में है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि मेरे जो भी कई सारे हमारे घर पे पेड़ लगे हुए हैं, आपको कभी दिखाऊंगी जरूर, ठीक है, किसी वीडियो में। तो क्या हुआ था कि मेरी मम्मी बोली थी कि तुम लोग पानी डालते रहना, हम लोग को छोड़ करके वो चली गई। तो हमें उतना ज्ञान नहीं कि किसमें कितना पानी पड़ेगा, तो हम लोगों ने ना पानी डालना कम कर दिया, यानी बस एक बार ही डाल दिया करते थे। और इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारे फूल थे ना वो सूख गए हैं, ठीक है। तो देखो हमारी मम्मी को पता था कि इसमें कितना पानी पड़ेगा, कि जिसके कारण ये हरे भरे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो वो डाला करती थी। अब हमें इसका ज्ञान नहीं है, तो हम लोगों ने पानी डालना ही कम कर दिया या फिर ज़्यादा पानी डाल दिया, इसके कारण जो फूल है वो सूख गए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर प्रॉपरली जानकारी ना हो तो क्या हो सकता है, फसलों में नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो यहाँ पे एक और बात बताती हूँ, भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिक इंडिकेशन, या फिर आप इसको जीआई टैग भी बोल सकती हो, ठीक है जी। तो ये क्या किया जाता है, देखो जैसे कोई भी, मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है ना, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो फसल है वो उत्पन्न, मतलब वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वहाँ पे उनका उत्पादन होता है, ठीक है। तो देखो किसी भी मृदा में विशिष्ट उत्तम गुणवत्ता वाली फसल जरूर होती है। जैसे मैं मृदा की बात करूँ, कोई भी मृदा आप ले लो, ठीक है, उसमें ना एक मतलब एक उसका मुख्यतः एक फसल तो होता ही है कि ये फसल इस मिट्टी में बहुत अच्छी होगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो फलतः वह उत्पादन उस प्रदेश का क्या बन जाता है, अरे आ जाओ, इसको क्या हो जाता है, ये अपने आप ही छोटा होने लगता है, देखो अपने आप ही छोटा होगा, ठीक है। तो वो फसल क्या बन जाता है, उसका विशेष उत्पादन बन जाता है उस क्षेत्र का, राइट। ऐसी फसलों को वैश्विक भौगोलिक संकेत नाम दिए जाते हैं, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जीआई टैग दिया जाता है। जैसे कि देखिएगा सिंधुदुर्ग जिले का हापुस आम, इसको मिला हुआ है जीआई टैग, और बीड जिले का सीताफल और नागपुर का संतरा, देखो इनको क्या मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन संकेत, यानी कि जीआई टैग, ओके। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, भौगोलिक संकेत, ओके। चलो यहाँ पे हम लोगों ने मृदा का क्षरण भी देख लिया, मृदा की अवनति भी देख ली, देखो यहाँ पे हम लोगों ने चित्रों के माध्यम से भी समझ लिया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं, मृदा का संवर्धन, यानी किस प्रकार से मृदा का संवर्धन हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं, सबको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलो देखते हैं। देखो भाई, मृदा के महत्व को देखते हुए उसका संवर्धन करना बहुत आवश्यक है। अब भी हम पढ़ रहे थे ऊपर से लेकर के नीचे तक, हमने यही तो पढ़ा कि मृदा हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर मृदा नहीं होगी भैया तो हमको खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फसल ही नहीं होगी, ना चावल होगा, ना गेहूं होगा, ना कोई फसल होगी, तो हमको खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो मृदा है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे इसका तो बहुत महत्व है, हमने ऊपर ही देख लिया था। तो खेतों की उपजाऊ मृदा वर्षा के जल के साथ बह ना जाए, इसीलिए खेतों में क्या की जाती है, मेड़बंदी की जाती है। मेड़बंदी, आप जानते हो मेड़ कैसे बनाया जाता है, देखो खेतों में क्या किया जाता है ना, कुछ ऐसे, आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे ये देखो, खेतों में इस प्रकार से ना मेड़ बनाए जाते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ऐसे क्यारियां बना दी जाती है, मतलब इतना क्यारी बना रहेगा, उसमें एक कोई फसल लगा देंगे और फिर इसको इस प्रकार से ऐसे करके मेड़ बना दिया जाता है। क्यों मेड़ बनाया जाता है, कि जो पानी है ना वो बह करके बाहर ना चला जाए, और जो मिट्टी है, मतलब मिट्टी भी बह करके ना जाए, इसीलिए उनको संवर्धित करने के लिए ये किया जाता है, खेतों में मेड़बंदी की जाती है ना। क्योंकि देखो अगर मेड़बंदी नहीं करेंगे तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो तो पानी के साथ बह करके चली जाएगी, क्योंकि पानी बहेगा तो उसके साथ साथ मिट्टी भी बह जाएगी, इसीलिए मेड़बंदी की जाती है कि जो पानी है ना वो बहे ना और उसके साथ मिट्टी भी ना बहे, ठीक है। तो देखो क्या किया जाता है और क्या कर सकते हैं, मेड़ बना सकते हैं। पहली बात यह है, मृदा के संवर्धन में सबसे पहला उपाय है कि आप ना मेड़ बना दो खेतों में, इससे आपकी मृदा जो है वो बची रहेगी। दूसरा क्या है, मेड़ों पर ना आप छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हो। छोटे छोटे पौधे लगाने से क्या होगा जानते हैं आप लोग, ये जो पौधे हैं ना वो क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़ करके रखते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें होती है। देखो जड़ें क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं, यानी पानी बहता जाएगा तो ये जड़ अगर रहेंगे ना तो वो मिट्टी को बहने नहीं देंगे। देखो एक तो ऐसे खुली हुई भूमि है, दूसरा पेड़ वाली भूमि है, तो आप देखना जब आप पानी गिराओगे ना तो ये वाली मिट्टी बह जाएगी, लेकिन जहां पर आपने पौधा लगाया वो मिट्टी नहीं बहेगी, ठीक है ना। तो छोटे छोटे पौधे भी वहां पे लगा सकते हैं और खेतों में
अति ढलान वाले भागों में पत्थरों की सहायता से मेड़ बनाना आदि कार्य मृदा संवर्धन विभाग की ओर से किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य किए जाते हैं बच्चों, एक बार फिर से देखेंगे तो देखो, मेड़ों पर उचित मात्रा में छोटे छोटे पौधे लगाना, और खेतों में जो अति ढलान वाले भाग है, मतलब जो काफी ज्यादा ढलान वाले भाग है, वहां पे क्या किया जाता है, पत्थरों की सहायता से मेड़ बनाते हैं। क्योंकि अगर मिट्टी की सहायता से बनाएंगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ज्यादा ढलान पे है ना, तो मिट्टी पानी के साथ बह जाए, अगर पानी का बहाव बहुत तेज आएगा तो वो बहने का खतरा है, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, पत्थरों की जो सहायता है ना, मतलब पत्थरों की सहायता से मेड़ बनाए जाते हैं, क्योंकि पत्थर इतनी जल्दी नहीं हिलने वाला, पत्थर को हिलाने के लिए काफी ज्यादा फोर्स चाहिए होगा, मतलब काफी बल लगाना पड़ेगा, तो पत्थरों की सहायता से मेड़, ये सारे काम किए जाते हैं किसके द्वारा, मृदा संवर्धन विभाग की ओर से ये सब कुछ किया जाता है। ये एक विभाग है प्यारे बच्चों, मृदा संवर्धन विभाग, जो मृदा का संवर्धन करता है। संवर्धन मतलब क्या होता है, किसी चीज की रक्षा करना, उसको संभाल करके रखना, उसी को हम लोग संवर्धन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब एक और बात आपको बताती हूँ, वृक्षारोपण करने से और क्या होगा। वृक्षारोपण मतलब क्या होता है, वृक्ष लगाना, ओके। तो इसको करने से क्या होगा, वायु की गति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत सारे पेड़ लगा दिया, मैं आपको बताती हूँ, लो जी यहाँ पे एक पेड़ हो गया, फिर यहाँ पे एक और पेड़ हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, बराबर, और ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ नहीं है, तो हवा बहती हुई आ रही है, सुनना ध्यान से, हवा बहती हुई इधर से आ रही है, तो जब ये आएगा तो पेड़ों से टकराएगा, पेड़ों से टकराने की वजह से जो हवा की गति है ना, वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। अगर इस एरिया में हवा बहेगा तो वो तो पूरा बहेगा, मतलब यहाँ पे निर्विरोध, इसका कुछ भी विरोध करने वाला नहीं है। लेकिन अगर पेड़ वगैरह रहेंगे, वो हवा के रास्ते में आ जाएंगे, और क्या होगा, हवा की गति थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। तो वही बताया गया है कि वृक्षारोपण करने से जो वायु की गति है ना, उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है, ठीक है। फलतः क्या होगा, जो वायु द्वारा मिट्टी का जो क्षरण होता है ना, वो हम रोक सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वायु द्वारा भी मिट्टी का क्षरण होता है, हमने ऊपर देखा था। तो इसीलिए पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ हमारे लिए, देखो, पेड़ बहुत ही यूजफुल होते हैं। एक तो मिट्टी का क्षरण होने से रोकते हैं, कैसे रोकते हैं, जड़ों के द्वारा भी रोकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं, तो पानी के साथ वो बह नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज, हवा की गति को भी नियंत्रित रखते हैं, जिससे मिट्टी का क्षरण हम रोक सकते हैं, ठीक है। वनस्पतियां क्या करती है, जड़ों को बांधे रखती है, इससे भी मृदा का क्षरण रुक जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब देखो, मृदा संवर्धन के लिए पहाड़ी ढलान पर समान स्तर पर नालियां भी खोदी जाती हैं। यानी देखो बच्चों, मृदा के संवर्धन के लिए और क्या क्या किया जाता है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ी स्थान होते हैं, पहाड़ी ढलान, वहां पर समान स्तर पर नालियां खोदी जाती है। कैसे भाई, बताओ जरा। देखो, जैसे कि ये समतल, ये देखो भाई, ये पहाड़ है, ठीक है। अब अगर पहाड़ को ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा, जब बारिश पड़ेगी, खूब जोर होगी, हैवी रेनफॉल होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह रहेगी वो आराम से बहती हुई सब के सब नीचे आ जाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने कुछ उपाय कर दिए, क्या कर दिया, यहाँ पे अगर समान स्तर पे नालियां बना दी तो ये रुक जाएगा। कैसे रुकेगा भाई, देखो यहाँ पे नालियां बनाई गई, आप देख सकते हैं, ऐसे गोला करके देख रहे हो, ये नालियां बनाई गई है समान स्तर पे, यानी गोल गोल करके वो नालियां खोद दी जाती है। ऐसा करने से क्या होगा, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे पानी गिरेगा, ठीक है, तो पानी वो नालियों में क्या होगा प्यारे बच्चों, जमा हो जाएगा। वो पानी नीचे की तरफ नहीं आ रहे, वो कहाँ पे है, वो नालियों में ही जमा हो गया है। इससे क्या होगा, जो मिट्टी का क्षरण है ना, वो होने से रुक जाएगा, यानी कि मिट्टी जो है वो नीचे नहीं बह पाएगी। और एक और फायदा होगा कि यहाँ पे जो भूजल स्तर है ना, वो भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बताना जरा। देखो, अगर मिट्टी के अंदर ये पानी रहेगा, बराबर, अगर मिट्टी के अंदर पानी रहेगा, वो मतलब मिट्टी के अंदर नहीं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे नालियां बनाई गई हैं, इसमें पानी रहेगा, तो पानी धीरे धीरे करके, अब क्योंकि वो नीचे तो आ नहीं रहा, उसी नालियों में ही जमा है, तो धीरे धीरे करके वो जमीन के अंदर रिस जाएगा, वो अंदर चला जाएगा, ओके। इससे क्या होगा, भूमि जल स्तर जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है जी। तो वही है यहाँ पे, तो इस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं किसको बचाने के लिए, तो मिट्टी को बचाने के लिए, ठीक है जी। अब देखो, जिसके कारण होने वाली चीजें रुक जाती है, वही जो मैंने आपको बताया कि वो जो मिट्टी बह रही थी वो रुक जाती है ये नालियां बनाने से, है ना। और जल का वेग भी कम हो जाता है, क्योंकि पानी जो है बस यहीं तक रहेगा ना, अब इसके आगे थोड़े ना बढ़ेगा। इन नालियों के कारण रुका हुआ जल रिसने में भी सहायता मिलती है, बता दिया मैंने आप लोगों को पहले ही। इसमें जल भरा रहेगा, धीरे धीरे करके वो जमीन के अंदर रिस जाएगा। आप लोग यहाँ पे इस फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है जी। अब देखो, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कौन से उपाय किए जा रहे हैं इसको संवर्धन के लिए, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो, महाराष्ट्र सरकार ने अपवाह क्षेत्र के विकास के अंतर्गत ग्रामीण भागों में खेतों के ढलान वाले क्षेत्रों में मेड़बंदी कार्यक्रम करने का कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, है ना। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब बता दो क्या होता है। देखो, अपवाह क्षेत्र मतलब वह क्षेत्र जहां पर जैसे मान लीजिए बारिश हुई, ठीक है,
तो बारिश का पानी जिस एरिया में इकट्ठा हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस विकास के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, जो ग्रामीण भागों में खेतों के ढलान वाले क्षेत्र हैं वहां पे मेड़बंदी करने का कार्यक्रम शुरू किया है। वहां पे वो लोग क्या करेंगे, मेड़बंदी करेंगे। ठीक है ना, ऐसा करने से क्या होगा, अरे भाई मृदा का क्षरण रुक जाएगा, मृदा हमारी संवर्धित रहेगी। ठीक है, इसके अंतर्गत चलाई जा रही कौन कौन सी योजनाएं हैं प्यारे बच्चों, तो पानी रोको पानी रिसाओ, पानी रोको पानी को रोकना है और पानी को रिसाना है, यानी कि जमीन के अंदर उसको बहाना नहीं है, उसको रिसाना है ताकि जो हमारा भूमि जल स्तर है वो बढ़े। ठीक है, तो यह योजना क्या हुई है प्यारे बच्चों, ये सफल हुई है। और इसी प्रकार भूजल स्तर में वृद्धि करने के प्रयासों के साथ साथ मृदा का क्षरण होना भी कम हुआ है, यानी जो भूजल स्तर है इसमें भी वृद्धि हो रही है और इसी के साथ साथ जो मृदा का क्षरण है वो भी कम हुआ है। हाल ही में सरकार द्वारा खेत तालाब योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना, नाम याद रखना, खेत तालाब योजना को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, मतलब सरकार क्या करेंगी, खेतों में छोटे छोटे बांध बनाएंगे। बांध आप सभी जानते हो क्या होता है, छोटे छोटे बांध ऐसे करके, इसमें फिगर नहीं दिया है क्या, बनाए जाते हैं। छोटे छोटे नालों का पानी रोकना, यानी जो छोटे छोटे नाले बह रहे हैं उसका पानी रोकना, नाले जोड़ना, जो नाले हैं एक दूसरे से जब वो कटे हुए हैं उनको एक साथ जोड़ दो। ठीक है, यह काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और मृदा की अवनति को रोकने के लिए रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों के अतिरिक्त उपयोग से बचना चाहिए। मतलब हमें ना इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपने बहुत ज्यादा यूज किया तो आपका ही जो मिट्टी है, आपका ही खेत है ना जिसमें आप खेती कर रहे हो, वो पूरा बेकार हो जाएगा। इसीलिए इनका अतिरिक्त बहुत ज्यादा यूज मत करो, थोड़ा मतलब यूज करना है तो कम करो, ज्यादा मत करो। अगर आपको खाद यूज करना है तो केचुए की खाद यूज कर लो, गोबर की खाद यूज कर लो, कंपोस्ट खाद, यानी जो मरे हुए मतलब जो ये सब रहते हैं क्या कहते हैं, पौधों की पत्तियां वगैरह, कंपोस्ट खाद उसी से बनाया जाता है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, मृदा में स्थित पीएच वैल्यू का संतुलन बनाए रखा जाता है। मतलब अगर आप इन सभी का यूज करोगे ना तो मृदा में जो पीएच वैल्यू है, पीएच का जो मान है वो कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं होगा या फिर कम भी नहीं होगा। तो परिणामतः मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होने में मदद मिलती है और मृदा की उर्वरता बनी रहती है। अगर आप इन सभी खादों का यूज करोगे तो मृदा की जो उर्वरता है, जो फर्टाइल लैंड है वो वैसे ही बना रहेगा, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना, अब सुनेंगे एक और बात। देखो, कृषि भूमि को कुछ समय के लिए परती रखना, साथ ही अदल बदल कर फसलें लेना भी महत्वपूर्ण होता है, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। देखो, मृदा की उर्वरता बनाने के लिए और भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि कुछ समय के लिए भूमि को परती रख दो, यानी उसमें कुछ भी मत लगाओ, कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो। और दूसरा, अदल बदल करके फसलें लगाओ, यानी कि अभी इस साल आपने कोई और फसल लगाई तो अगले साल दूसरा फसल लगाइए। इससे क्या होगा, मृदा की जो उर्वरता है वो उसमें बनी रहती है। ठीक है जी, यस। तो यहाँ पर आप लोगों का प्यारे बच्चों पाठ होता है समाप्त। ठीक है ना, देख लो, बस इतना ही था। अब इसके आगे आपका स्वाध्याय दिया गया है तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, हम लोगों ने मृदा ये वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को, वैसे तो मैं कहती नहीं हूँ लाइक करो, पर अच्छा लगे तभी लाइक करना, वरना ठीक है मत करो। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ध्यान रखिएगा अपना। ओके, चलो बाय एवरीवन।